हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, यह मेरा दूसरा वीडियो है और इससे पहले मैं सिर्फ 2 जनवरी 2021 को मैं फर्स्ट वीडियो दैट्स मीन इंट्रोडक्शन वीडियो मैं अपलोड किया था और आज 3 जनवरी 2021 है यह मेरा दूसरा वीडियो 10 क्लास NCERT सिलेबस पर BBA क्वेश्चन BSCB के लिए हैं, BSCB बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए हैं, जो बड़े अति महत्वपूर्ण हैं, जो बिल्कुल एग्ज़ाम में करीब यही कुछ सवाल आते हैं और आइंदा भी आते रहेंगे। ठीक है, वैसे इस सेट में 60% के अनुसार 48 क्वेश्चंस होता है और वर्तमान समय पर जो डबल की बात चल रही है कोरोना के कारण कुछ बोनस छूट देने की वजह से अभी दोगुना क्वेश्चन दिए जाने की बात चल रही है, पर उस पर आप केयर नहीं कीजिए। स्टडी पीरियड है, आप मेहनत कीजिए और जब जितना हो जाएगा, लेकिन आप जितना ढंग से भी पढ़ेंगे वही आपको फ़ायदा ज़्यादा करेंगे। इसलिए मैं और इससे पहले पिछले साल भी जब 60% था भी तो मैं बिल्कुल 100 का 100 दैट्स मीन 40 में 40 ही क्वेश्चन पूछा करते थे। तो यह भी मेरा 40 नंबर का ही सेट होगा। आप इसमें कितना जानते हैं और कितना कमी रहता है इसको आगे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं CMI दैट्स मीन्स कंपटीशन मेसन इंस्टीट्यूट कोचिंग है जो 7 साल से चल रहा है। मैं ऑफलाइन क्लास टीचर भी हूँ, आज भी क्लास चलते भी हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ाने से बेहतर चूँकि मैं पढ़ा कर आ ही रहा हूँ तो लाइव क्लास पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल मैं नया हूँ, बस मेरी 1 जनवरी को चैनल रजिस्टर्ड हुआ है और 2 तारीख को मैं पहला इंट्रोडक्शन वीडियो छोड़े थे। आज मेरा ये दूसरा वीडियो है, तो मैं इसे लाइव में ही रहकर पढ़ाना चाहता हूँ। तो लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइब होना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर बड़े हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं या बच्चे हैं, बेटा है, बेटी हैं, आप माँ का है, जिसका भी हो, आप अपने बच्चों को दिखाने की कोशिश कीजिए और सामने रहकर बिल्कुल फिजूल टाइम में मैं इसे लाइव आकर आपको में कुछ ना कुछ सहयोग करूँगा और जिस प्रकार कोरोना काल में आपका बहुत कुछ छूटा हुआ है सब में आपको फ़ायदा होंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये 40 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है सन 1857 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? सेडन। सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडन में हुआ था। ज़लवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? क्वेश्चन नंबर 2, ज़लवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन से पर्सा, बी ऑस्ट्रिया, सी सर्डेनिया, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा पर्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बेल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन से फरवरी 1917, ये देखिए मिस प्रिंट है, यहाँ पर बी होना चाहिए। नवंबर 1917, ये सी होना चाहिए। अप्रैल 1917 और डी दिसंबर 1917। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शंस बी नवंबर 1917। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन से लेनिन ने, बी ट्रॉट्स्की ने, सी केरेंस्की ने, डी स्टालिन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने, यानी अप्रैल थीसिस तैयार किया था लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति
कौन थे? फिर से समझ लीजिए, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? दैट्स मीन थे। तो क्या ऑप्शन से रूजवेल्ट, बी निक्सन, सी जॉर्ज और ये डी में है बुश वाशिंगटन। ठीक है, वैसे जॉर्ज बुश यहाँ तक होता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको निक्सन। ठीक है, वैसे जॉर्ज बुश यहाँ तक था, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति ही थे। खैर कोई बात नहीं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? ऑप्शन से 1946 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1960 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 1954। 1954 जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 1905 में बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? ध्यान दीजिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन से लिटन ने, ऑप्शन बी रिपन ने, ऑप्शन सी कर्जन ने, ऑप्शन डी इरविन ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्जन ने। ठीक है, बंगाल विभाजन का मतलब ये होता है कि आप इंडियन हिस्ट्री में भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 4 में आप देखेंगे कि जब बढ़ती राष्ट्रवाद की स्थिति को देखकर लॉर्ड कर्जन एक ऐसा प्लान बनाया कि अगर बंगाल विभाजन कर दी जाए तो हिंदू मुस्लिम की एकता में बिल्कुल एकता अखंडता में क्या बोलते हैं कि खंड में बदल जाएगा और ये हिंदू मुस्लिम जुदा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम जुदा हो जाएगा और इसमें शासन करने में मज़ा मिलेंगे। इस हिसाब से, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया था तो ये समझकर नहीं, बल्कि उन्होंने बताया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए इतनी बड़ी क्षेत्र में एक साथ शासन करना या सभी तक जन जन तक पहुँचना संभव नहीं हो पाता है। जबकि आप ये भी जान लीजिए कि बंगाल विभाजन से पूर्व बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, वर्तमान बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल, ये सारे क्षेत्र मिलाकर एक हुआ करता था। जो मुस्लिम बहुल फील्ड आपको वर्तमान बांग्लादेश को बना दिया गया और वर्तमान हमारे पश्चिम बंगाल जो है बिहार को मिलाकर इसे एक पश्चिम बंगाल बनाया गया। ठीक है, तो इसके विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जो बाद में 1911 ईस्वी में उसे बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, जो दिल्ली दरबार लगता है और उसमें ही से रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, लेकिन इसको रद्द आगे चलकर 1911 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1948 में, 1848 में, बी 1881 में, सी 1885 में, डी 1920 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि इस 1855 वही है जिसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये ओहियो के द्वारा हुआ था, जिसके आपको प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है, ये 1920 में आपको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ठीक है,
तो इसका जवाब हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से या फिर दक्षिणी क्षेत्र से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, क्या, पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटीय मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजी जाती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। क्या है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ऑप्शन से महात्मा गांधी ने, बी मार्टिन लूथर ने, सी मोहम्मद पैगंबर ने, डी ईसा मसीह ने। तब को समझ में आ ही रहा है कि यह मुद्रण मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, ना ही ईसा मसीह, ना ही पैगंबर मोहम्मद, ना ही महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये मार्टिन लूथर इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन से अमेरिका में, बी भारत में, सी जापान में, डी ब्राज़ील में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्राज़ील में, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, जल संसाधन की, सभी गलत। तो आपको समझ में आना चाहिए, सौर ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, पवन ऊर्जा जो पवन चक्की का उपयोग करके बनाई जाती है, जल संसाधन जो जल संसाधन है, जो जल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जल संसाधन भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। वो जो मैक्सिमम हिस्से पार्ट्स आपको राजस्थान, थोड़ी गुजरात और आपको थोड़ा पाकिस्तान में भी चलते हैं। तो राजस्थान में बिल्कुल कोई नदी भी नहीं है। वैसे एक छोटा सा नदी है जो बरसाती नदी कहलाता है, अर्थात कि 12 महीने उसमें पानी नहीं होता है, सिर्फ आपको वर्षा ऋतु में होता है, जिसका नाम लूनी है। यानी कि राजस्थान में जल संसाधन की कमी है, अर्थात राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? जल संसाधन की कमी है, जो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी, आपको ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए कि सोपानी पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पर ढालू खूब अधिक होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि हरियाणा में नहीं, क्योंकि ये तो समतल क्षेत्र है। पंजाब में भी नहीं, क्योंकि अभी समतल क्षेत्र है। बिहार में भी नहीं, क्योंकि हमारे मैदानी क्षेत्र हैं। लेकिन ये हिमालय के क्षेत्र में बसा हुआ उत्तराखंड जो है, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी इलाका है। और सोपानी कृषि पहाड़ी क्षेत्र में ही की जाती है, इसलिए सोपानी कृषि के लिए प्रचलित राज्य कौन होगा? उत्तराखंड। अर्थात इसका सही आंसर हो गया आपको आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन से दामोदर, बी भाखड़ा नंगल परियोजना, सी हीराकुंड परियोजना, डी कोसी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, हीराकुंड जो सबसे बड़ी बांध है, कोसी नदी पर है। ठीक है, और कोसी नदी को आपको पता होना चाहिए बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टैक्सल का उपयोग होता है किसमें? टीबी के उपचार में, या एड्स के उपचार में, या कैंसर के उपचार में, या मलेरिया के उपचार में? टैक्सल का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। टैक्सल का उपयोग किसमें होता है? कैंसर के उपचार में। जबकि सिनकोना से मलेरिया होता है, जबकि कैंसर आपको टैक्सल से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
16 उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन से तांबा, बी मैग्नीज, सी टीन, डी लोह अयस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा आपको मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन से मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई, डी गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई। क्या हो जाएगा? डिगबोई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? ऑप्शन से बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के 28 राज्यों में से पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शंस ए रानीखेत, बी खेतरी, सी रानीपेट, डी जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पर बोला गया भारत में पहला उर्वरक कहाँ स्थापित किया गया था। जब पहला होता है तो पहला ही कहलाता है, लेकिन सबसे पहला आपको उर्वरक संयंत्र कहाँ पर खोला गया था? 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में सुपर फास्फेट उर्वरक जो तमिलनाडु के रानीपेट में किया गया था। कहाँ पर? रानीपेट में 1906 ईस्वी में तमिलनाडु, कौन सा शहर था? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के रानीपेट में। जबकि उसके बाद 1944 में भी आपको खोला गया था कर्नाटक के बेलुगोला पर, जिसका नाम था मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की आज़ाद भारत के प्रथम उर्वरक केमिकल उर्वरक आपको सिंदरी में खोला गया था, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपको हरित क्रांति के विकास के लिए। तो ध्यान देंगे कि स्वतंत्रता के बाद आज़ाद भारत में पहला उर्वरक कारखाना आपको सिंदरी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा खोला गया था। जबकि यहाँ पर कहा गया भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये सबसे पहला जो है ये रानीपेट में है। ये पहला कहाँ पर है? रानीपेट में है, जो 1906 ईस्वी में ये परतंत्र में, दैट्स मीन अंग्रेजों के गुलामी के दौर में ही किया गया था। वैसे आपको याद रहना चाहिए कि इस बात को अगर याद रखना चाहते हो तो 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? 1906 ईस्वी में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसके नाम से भी याद हो जाएगा। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन से हाजीपुर, बी गोरखपुर, सी भुवनेश्वर, डी कोलकाता। तो आपको याद होना चाहिए कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय और बिहार में पाए जाने वाला एकमात्र मुख्यालय हाजीपुर है। ठीक है, हाजीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 21 है, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन व्यक्ति हैं
जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? ऑप्शन से ज्योतिबा फुले, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पेरियार रामास्वामी नैयर, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप अगर क्या कहते हैं कि भारत में जातीय व्यवस्था को पढ़े होंगे अच्छा से, तब याद होना चाहिए कि ज्योतिबा फुले ने भी किया है, पेरियार रामास्वामी ने भी किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी किया था, ठीक है। लेकिन किया कौन नहीं? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से एक आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसा शख्सियत है जिन्होंने जातीय दलितों के उत्थान से संबंधित कोई काम नहीं किया। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन? आपको ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? अर्थात एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में आपको पंचायती राज है त्रिस्तरीय। ध्यान दीजिए, आपके एग्ज़ाम के थोड़ा बाद ही यानी कि अप्रैल में बिहार में फिर से पंचायत चुनाव आ रहे हैं। अब बाखूबी से बेहतर से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है यानी क्या कहा जाता है? नगर निगम अध्यक्ष, महापौर, जिलाध्यक्ष या मुख्यमंत्री। आपको तो पता है कि मुख्यमंत्री होता ही नहीं, जिलाध्यक्ष भी नहीं, नगर निगम भी नहीं, तो बच जाता कौन है? तो ये बच जाता है आपको महापौर। क्या कहा जाता है उसको? महापौर। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है महापौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया यानी चालू हुआ, स्टार्ट हुआ? ऑप्शन से बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी आंध्र प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, ये आंध्र प्रदेश है और इसका आंसर भी क्या है? आंध्र प्रदेश ही है। क्या है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या है? आंध्र प्रदेश। एपी में लिख देता हूँ, ए फॉर आंध्र, पी फॉर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ताड़ी विरोधी आंदोलन सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश से ही चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 की ओर चलते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हैं कौन? भीमराव अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, महेंद्र सिंह टिकैत, मनमोहन सिंह। अब जानते ही होंगे कि थोड़ा दिन पहले भारत यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री रहे थे। भीमराव अम्बेडकर जो आपको स्वतंत्र सेनानी, भारतीय संविधान के जन्मदाता भी है, और अटल बिहारी वाजपेयी इससे पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। लेकिन कौन है इसमें से? इसका सही जवाब है महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे थे कौन? महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, इसको लाइक ज़रूर कीजिए। ये मेरा दूसरा वीडियो है, ठीक है, ये मेरा दूसरा वीडियो है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपनी कोचिंग में, स्कूल में, टोला मोहल्ला में फ्रेंड को जो भी पाए उसे शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो बनाकर पढ़ने से बेहतर मैं आपको लाइव आकर पढ़ाऊँगा। आप बिल्कुल जिस तरह से किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं उसी तरह से मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको मैं लंबे से लंबे समय भी दूंगा, बेहतर कुछ करूंगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बस लाइव आने के लिए यूट्यूब की तरफ से एक शर्त है कि उसको 1000 सब्सक्राइब होना चाहिए। 1000 सब्सक्राइब होने पर ही मैं आपके सामने लाइव आ पाऊँगा। इसलिए जल्द से जल्द आप सभी मिलकर इसको 1000 सब्सक्राइब पुराइए ताकि मैं लाइव आ सकूं और आपको एच एंड एवरीथिंग एक एक करके मैं याद करा दूंगा। ये मेरा पहला वीडियो ऑफलाइन ऑनलाइन है, इसलिए आपको जो परेशानी महसूस होते भी होंगे आप उससे केयर नहीं कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 26 किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? ऑप्शन से अधिनायकवाद, बी तानाशाही, सी राजतंत्र, डी लोकतंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है चाइना, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया, भारत, हमारा देश भारत क्या है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जल संकट 28 जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी? जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? ऑप्शन से म्यांमार, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, सी घना, डी बोलीविया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया। आपको फिर से मैं पढ़ देता हूँ। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है? इसका जवाब है बोलीविया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 नंबर। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होना चाहिए जिस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित कहलाता है। विकसित राष्ट्र की मिसाल है आपको अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, ये लोग आपको विकसित देश है, लेकिन हमारा भारत महान, यह एक विकासशील देश है। तो इस क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा विकसित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको पशुपालन एवं मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 30 पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए पशुपालन और मत्स्य ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है। राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है। कौन? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मैट्रिक उत्पाद। इसका सही जवाब हो जाएगा मैट्रिक उत्पाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं 32 विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है अर्थात लेने देने से वस्तु, मुद्रा, चेक, हुंडी। अर्थात कि आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की वस्तु मुद्रा और मुद्रा वस्तु, यानी कि आप मकई बेच के पैसा लें और पैसा दे के मकई लें, या मकई देकर कपड़ा खरीदे, कपड़ा बेचकर आप चावल ले। कौन? तो आपको पता होना चाहिए विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है आपको मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है? मुद्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किस लिए? पत्र मुद्रा के नाम से, धात्विक मुद्रा के नाम से, प्लास्टिक मुद्रा के नाम से, या साख के नाम से। तो क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है आपको किस लिए? आपको प्लास्टिक मुद्रा के नाम से। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है प्लास्टिक मुद्रा के नाम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक कहलाता है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 35 कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी अर्थात जो सरकार के द्वारा संचालित नहीं है? सैन्य सेवा, वित्तीय सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। आपको पता है सैनिक प्राइवेट नहीं होता है, सैनिक किसी प्राइवेट नहीं होता है, सरकारी होता है। वित्तीय सेवा यानी बैंक वगैरह और ये सारी कुछ आपको गवर्नमेंट ही होता है। आपको रेल सेवा, ट्रेन भी आपको गवर्नमेंट ही होता है। लेकिन माफ़ कीजिए वर्तमान दौर में तो आपको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसे भी प्राइवेटाइजेशन किया जाता है और आपको इसे भी बेचा गया अडानी के पास। ठीक है, लेकिन मॉल जो ऐसा चीज़ होता है जो हमेशा ये प्राइवेट ही होते हैं। अतः कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना अंतर्गत किया जा रहा है? ऑप्शन से राष्ट्रपति सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, इनमें से सभी। तो इसका जवाब होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़क बनाई जाती हैं तो वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज़ से की जाती है? सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान की जाती है आपको ट्रेडमार्क द्वारा, हॉलमार्क के द्वारा, एगमार्क के द्वारा, उलमार्क के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। सोने के आभूषण की शुद्धता की जांच आपको की पहचान की जाती है हॉलमार्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? दैट्स मीन मनुष्य के चाहने से करने से नहीं होता है। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होता है कि जब कोई जात विशेष या एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को, किसी धर्म विशेष के लोगों को दूसरे को कमज़ोर समझकर जो दंगा होता है उसको तो सांप्रदायिक दंगा कहते हैं, वो मनुष्य करता ही है। आतंकवाद आपको पता है किसी मनुष्य के द्वारा कहीं पर बम फेंका जाना, किसी को कुछ कर देना, किसी संस्था को ध्वस्त कर देना, ये काम किसकी है? आतंकवाद की है। तो ये भी आपको मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना ये भी मनुष्य से ही होता है। इसके मतलब ये सभी तो मानव जनित आपदा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो नहीं है तो नहीं है तो कौन नहीं? सभी है। जब सभी है तो नहीं है कौन? तीन में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं क्या है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको? बाढ़ से किसको सबसे अधिक हानि होती है? आपको पता है फसल को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है। तो इसका मतलब इनमें से सभी को होता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है फसलों को भी, पशुओं को भी, भवनों को भी, सभी को भी। इस प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज मेरे इस सेट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है भूकंप है, चक्रवात है या सुनामी है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि धरातल पर आने वाले हलचल को भूकंप कहते हैं, हवा पर आने वाली हलचल को ऐसे तो नहीं, वैसे कुंडलीनुमा पथ पर घूमने वाली हवा को, तूफान को चक्रवात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सुनामी जो समुद्र के तली पर होने वाले आपको हलचल को सुनामी कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 40 क्वेश्चन पूरा हुआ और आज का मेरा ये किसके CMA स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के यह दूसरा वीडियो है और ये मैट्रिक बोर्ड के 2021 के लिए भी संभावित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सीरीज का ये 40 क्वेश्चन है जो आपको मैंने टोटल 40 क्वेश्चन करा दिया। आप इसे तो माय डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल CMA स्टडी पॉइंट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए,
कि ताकि बहुत जल्द से जल्द आपको 1000 सब्सक्राइब पुर जाए और मैं लाइव आ सकूं। वैसे मैं 7 वर्षों के अनुभव के साथ मैं अपनी CMI दैट्स मीन कंपटीशन मेसन इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ाई रहा हूं। आपकी भली भांति हर समस्या को मैं निदान ज़रूर करा पाऊंगा। ऑफलाइन क्लास में से मैं तो चैलेंज करता हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन में नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद न्यू पर्सन हूं और कैसे किस में क्या होगा कह नहीं सकते। लेकिन मैं ऑफलाइन में जो मेरे सामने बैठते ही बच्चे हैं उसके लिए मेरे खुल्ला चैलेंज है कि आपके पास ऐसे कोई समस्या होगा ही नहीं जो मैं उससे निदान नहीं कर पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल CMI स्टडी पॉइंट का यह दूसरा वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं आपके अगला वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इसे पढ़िए, सब कुछ को बराबरी से पढ़िए, सबको रूटीन वाइज पढ़िए और बेहतर करने की कोशिश कीजिए और ऑल सब्जेक्ट को रूटीन वाइज सिस्टम वाइज पढ़िए। ठीक है, फिर मैं आगे मिलता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।